यह 2016 की बात है, जब मेरी उम्र करीब 26 साल की थी। मैं उन दिनों गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी कर रही थी। जालम सिंह का परिवार गाडरवारा में रहता था। मेरे माता पिता ने मुझे जालम सिंह के बेटे मोनू पटेल के बारे में बता कर कहा कि उन्हें रिश्ता पसंद है। अगर मैं आकर एक बार लड़के से मिलकर पसंद कर लूँ तो बात पक्की करके वे मेरी शादी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि मेरे पिता कुछ राजनीति में हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा से राजनीति से जुड़े लोगों से दूर रहना चाहती थी। आत्मनिर्भर होने के बावजूद हमारे संस्कारों में यही सिखाया गया कि माता पिता बेटी के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। लिहाजा मैं मोनू से मिलने के लिए तैयार हो गई। जालम सिंह व उनके बड़े भाई प्रहलाद पटेल के अलावा उनके परिवार के लोग हमारे घर आए। साथ में मेरे सपनों का राजकुमार मणिनागेंद्र उर्फ मोनू सिंह भी आया था। सुदर्शन व्यक्तित्व व बेहद आकर्षक कदकाठी वाले मोनू को पहली नज़र में देखने के बाद मैंने तो उसे पसंद कर लिया, लेकिन जब कुछ समय अकेले में हम दोनों की बात हुई तो मुझे लगा कि उसके मेरे विचार तथा व्यक्तित्व एकदम अलग है। कहीं भी मोनू के अंदर एक शरीफ इंसान और अच्छे व्यक्ति होने के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। हालांकि मुलाकात के दौरान मुझे बताया गया कि वह एमईटी से पोस्ट ग्रेजुएट है। मेरे सामने मोनू को एक सोशल वर्कर के रूप में पेश किया गया, जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करता है। मेरे घर वालों ने जब मोनू के परिवार के जाने के बाद मेरी राय पूछी तो मैंने साफ कह दिया कि मुझे मोनू पसंद नहीं है और मुझे ये शादी नहीं करनी। सुनकर घर वाले हैरान रह गए। मुझसे पूछा गया तो मैंने बता दिया कि मीडिया में मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा सुना है। वह उसके खिलाफ़ कई मुकदमे दर्ज है। वह सिगरेट शराब पीने के अलावा रसिया किस्म का इंसान है। इसलिए मैंने साफ कह दिया कि मुझे वह अच्छा नहीं लगा। घर वालों ने समझा कि मैं बाहर रहकर नौकरी करती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए घर वालों ने कुरेद कर मुझसे पूछा, लेकिन ऐसी कोई बात थी ही नहीं तो मैं क्या कहती। तब घर वालों ने समझा कि शायद राजनीतिक परिवार का तेज़ तर्रार लड़का होने के कारण मैंने मोनू को नापसंद किया है। मुझ पर हर तरह का दबाव डाला गया। मुझे बताया गया कि वह सिगरेट या शराब नहीं पीता है और उस पर जो मुकदमे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित है। वही तो जैसा आमतौर पर भारतीय परिवारों की सामान्य लड़कियों के साथ होता है। मेरे घर वालों ने तरह तरह की बातें समझाकर मुझे मोनू से शादी करने के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने भी सोचा कि शायद मैं ही गलत हूँ, वाकई मोनू एक अच्छा इंसान हो। मेरे हाँ करने के तुरंत बाद 10 दिन के भीतर ही सगाई की डेट तय कर दी गई। पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे घर वाले एक अनजाने से दबाव में फैसले ले रहे थे। मुझसे कहा गया कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं, अपने किसी रिश्तेदार को भी इस रिश्ते को लेकर चर्चा ना करूं। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। जब भी पूछती तो कहा जाता कि राजनीति में ये सब करना पड़ता है। तर्क दिया जाता कि विरोधी लोग नहीं चाहेंगे कि ये शादी हो। अलग अलग पार्टियों से जुड़े दो परिवारों में कोई रिश्ता बने। माता पिता तर्क देते कि हम नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटे। उसी समय उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर बंद करा दिया और मुझे एक नया नंबर दे दिया। रोज़ मुझसे यही कहा जाता कि मैंने किसी को इस रिश्ते के बारे में बताया तो नहीं। इतना ही नहीं, मेरे घर वालों ने एंगेजमेंट से एक दिन पहले ही मेरे रिश्तेदारों को भी सगाई के बारे में बताया। धूमधाम से सगाई का समारोह संपन्न हो गया, जिसमें हमारे व मोनू के परिवार के चुनिंदा रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। सगाई होते ही मोनू का परिवार मेरे परिवार पर जल्द से जल्द शादी का दबाव बनाने लगा, लेकिन हमारी जन्म कुंडली के मिलान के कारण शादी की तिथि जल्द नहीं मिल रही थी। 6 महीने बाद शादी का एक अच्छा मुहूर्त निकल रहा था। दोनों परिवारों की सहमति से शादी की डेट भी फिक्स हो गई। मैं सगाई के बाद वापस गुरुग्राम चली गई। सगाई के 15 दिन बाद मोनू ने मुझे भोपाल से फ़ोन करके कहा कि वो भोपाल में अपने पापा के सरकारी मकान पर है और मुझसे मिलना चाहता है। हालांकि मैं शादी से पहले इस तरह से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने इतना दबाव डाला कि मुझे जाना पड़ा। आखिरकार हमारी शादी तो होनी ही थी।
लेकिन मैं जब भोपाल उनसे मिलने गई तो मुझे जैसी आशंका थी, पहली बार मोनू का असली चरित्र देखने को मिल ही गया। उन्होंने उस समय न सिर्फ शराब पी बल्कि मुझसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। दबाव मैंने किसी तरह अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन इसके बाद मोनू मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। मैंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं यह शादी नहीं करूँगी। मैंने शादी से मना करने की धमकी दी तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि तुम मुझे जानती नहीं हो, शादी के लिए मना करने के बारे में सोचना भी मत, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। शारीरिक संबंध न बनाने और शादी से इनकार की धमकी से शायद उनके अहम को चोट लग गई थी। मैं सिर्फ शारीरिक रिश्ते के लिए शादी नहीं करना चाहती थी। कोई भी लड़की सिर्फ फिज़िकल रिलेशन के लिए शादी नहीं करती है, उसके पीछे उसकी कुछ भावनाएं भी होती हैं। काफ़ी बहस और विवाद करने के बाद मैं वापस गुरुग्राम लौट गई। एक दिन मैं गुरुग्राम में शॉपिंग कर रही थी तो एक ऐसा वाक़या हो गया जिससे मुझे उनके बारे में और ज़्यादा जानने का मौका मिला। मुझसे मोनू का कॉल मिस हो गया। पलट कर फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे गालियाँ दी और कहा कि तुम्हें पता नहीं कि किसके साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ है, कहाँ आवारागर्दी करती फिरती हो। मेरा दिमाग घूम गया ये सब सुन के। मैंने साफ बोल दिया कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, मैं इतनी निगरानी में नहीं रह सकती। मेरे घर वालों ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की, आप भी नहीं कर सकते। मोनू ने फिर से मुझे बहुत गालियाँ दी और परिवार को बर्बाद करने का भय दिखाया। मैंने रिश्ता तोड़ने की बात की तो कहा गया कि अब ये शादी हो कर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चाहे मैं तुम्हें शादी के एक दिन बाद ही छोड़ दूँ, लेकिन शादी अब मैं करके ही रहूँगा, यही मेरी जिद है। एक बार फिर मुझसे हर तरह का दबाव डाला जाने लगा। मेरा परिवार भी मुझ पर दबाव बना रहा था, जिससे मैं हार गई। अब मुझे लगता था कि अगर मैंने तब हिम्मत दिखाई होती तो शायद हालात ऐसे ना होते। मेरे परिवार पर दबाव डालकर 2 महीने बाद मोनू के परिवार ने मेरी गुरुग्राम की नौकरी छुड़वा दी और मैं नरसिंहपुर में माता पिता के साथ आ गई। हालांकि अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे घर पर आते ही उन्होंने मेरे कहीं भी आने जाने पर रोक लगा दी। किसी से भी मिलने से मना कर दिया। मुझ पर नज़र रखी जाने लगी। मेरी कॉल डिटेल्स, अगर मैं फ़ोन पर किसी से बात कर लूँ तो उसकी कॉल डिटेल्स निकलवा ली जाती थी और फिर सवाल किया जाता था कि मैंने क्यों और क्या बात की। वो मेरे फ़ोन कॉल तक पर नज़र रखने लगे। मैं कभी बाज़ार जाती तो ड्राइवर को फ़ोन पर कहा जाता कि 10 मिनट हो गए हैं, वह कार में क्यों नहीं बैठी है। ये सब मुझे अजीब लग रहा था। मैंने अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात की और कहा कि मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बात अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि घर वाले मुझसे कहते कि अगर रिश्ता टूटता है तो समाज में बदनामी होगी, गलत संदेश जाएगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ को लग रहा था कि एक बार तय होने के बाद अगर ये रिश्ता टूटता है तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इंगेजमेंट से पहले तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी, लेकिन मोनू ने मेरी फेसबुक आईडी बनाकर अपने साथ मेरी तस्वीरें उसमें लगा दी। मुझसे कहा कि मैं कभी भी अकेले तस्वीर पोस्ट ना करूं। लेकिन शादी से करीब 3-4 महीने पहले मोनू की एक गर्लफ्रेंड ने फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए मुझसे संपर्क किया। उसने अजीब सी भद्दी भाषा में मुझसे बात की और कहा कि जिससे तेरी शादी हो रही है वो तुझे पत्नी नहीं मानेगा, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मोनू की गर्लफ्रेंड ने मुझसे दोबारा भी संपर्क किया, मुझसे काफ़ी बदतमीज़ी से बातें की। उसने मुझे बताया कि कई सालों से उसका मेरे होने वाले पति मोनू से अफेयर चल रहा है। ऐसी कई बातें उसने मुझे बताई जो मेरे लिए और मेरे होने वाले पति से जुड़ी थी। मैंने इस बारे में मोनू से बात की तो उसने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये रिश्ता रहे। इसके बाद उसने मेरा फेसबुक अकाउंट ही बंद कर दिया। मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल रही थी, लेकिन मैं इस रिश्ते में इतना फंस चुकी थी कि मैं परिवार के भावनात्मक दबाव के कारण शादी से पीछे नहीं हट पाई। मैंने इस उम्मीद में शादी कर ली कि हो सकता है कि आगे चलकर सब ठीक हो जाए। साल 2017 में आखिर वो दिन आ ही गया जब धूमधाम से हमारी शादी हुई। मेरी शादी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े राजनेता शामिल हुए थे।
सब ने शुभकामनाएं दी थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंतर्मन से आवाज़ आ रही थी कि मैं गलत जगह फंस गई हूँ शादी के अगले दिन ही मुझे दान दहेज और शादी की रस्मों में कमी गिनाकर मेरे परिवार को सबके सामने बेइज्जत किया गया। मैंने वह परिवार ने बर्दाश्त कर लिया। शादी के 10 दिन बाद मेरे पति मोनू मुझे मायके छोड़ने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भोपाल चले गए। हमारे बीच बहुत बात नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि शादी के 10 दिन बाद ही इन्होंने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी। लेकिन सच यह था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ थे और उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं था। मेरे सामने मोनू के चरित्र की एक एक सच्चाई उजागर हो रही थी। मायके से ससुराल आने पर मैंने पति से साफ कहा कि आप अच्छे से रहिए, लेकिन मुझे तलाक दे दीजिए। लेकिन मुझे धमकी देकर कहा गया कि भूल कर भी मैं तलाक के बारे में बात ना करूं। दोबारा ससुराल आने के बाद से मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगा। मेरे पति पूरा दिन सोते, शाम को उठते, दफ्तर जाकर दारू पीते और लेट नाइट घर आते और सुबह तक जागते। मैं 2 घंटा भी नहीं सो पा रही थी। रात में मुझे उनके साथ जागना पड़ता और दिन में परिवार के साथ। जब तक वो गहरी नींद में न सो जाए मुझे झपकी लेने की इजाज़त नहीं थी। मेरा पूरा रूटीन ख़राब हो गया था। इसका असर मेरी सेहत पर पड़ रहा था। मेरा वज़न कम हो गया। मैं मानसिक अवसाद में आ गई। ये बाहर से दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल होकर आते और घर पर मेरे साथ रिश्ते बनाते। इससे मुझे इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं 6 महीनों तक कंसीव नहीं कर पाऊंगी। डर मेरे भीतर तक बैठ गया था। मैं अचानक सोकर उठ जाती थी। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारे बीच संबंध सिर्फ शारीरिक थे, वो भी ज़बरदस्ती के। अपनी मर्दाना कमजोरी का गुस्सा वो मेरे जिस्म पर निकालते थे। मैं खुश थी या नहीं इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मैं साल भर उनके साथ रही, लेकिन एक भी बार उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा। शादी के बाद मुझे किसी से बात नहीं करने दी गई। एक बार भी मैं अकेले घर से बाहर नहीं निकली। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मुझे सही से दिख भी नहीं रहा था। जबलपुर के एक अस्पताल में मुझे भर्ती करा दिया गया। मैं 10 दिनों तक अस्पताल में रही। मेरी बैकबोन में इंजेक्शन दिया गया। इसकी वजह से मैं 2 महीने तक बैठ नहीं पाई। ये सब शादी के 4 महीनों के भीतर हुआ। मुझे दिल्ली के एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया था, लेकिन उससे भी मैं अकेले में बात नहीं कर पाई थी। मेरा फ़ोन भी उन्होंने ले लिया था। कभी किसी का मैसेज आता तो वही जवाब देते। मैं जब भी अपने सास से उनके व्यवहार के बारे में बात करती तो वो यही कहती, तुम उसे समझो और उसके साथ एडजस्ट करो। मैं कभी भी अपने पति से अपने रिश्ते के बारे में कोई बात कर ही नहीं पाई। मैं कुछ भी बोलती तो वो मुझसे मारपीट करते और छोड़कर भोपाल अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास चले जाते। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर में वो मुझे एक नौकर की तरह इस्तेमाल करते। बाहर सबको यह बताते कि ये शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई है। वो यह दिखाने की कोशिश करते थे कि उनकी शादी हुई ही नहीं है। शादी के 6-7 महीनों तक मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की। मैं बहुत बीमार रहने लगी और साथ मुझ पर हावी होता जा रहा था। मुझ पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब तक मेरे रिश्ते पति से बेहतर न हो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाह रही थी। धीरे धीरे इनकी दूसरी गर्लफ्रेंड्स ने मुझसे संपर्क करना शुरू किया। हर बार जब ऐसा हुआ और मैंने उससे ये बताया तो मुझे मारा पीटा गया। ससुराल में किसी ने भी मेरा पक्ष लेने की कोशिश नहीं की। इनसे जुड़ी लड़कियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि यहाँ बयां नहीं कर सकती। मेरे फ़ोन में हज़ारों तस्वीरें हैं जिनमें ये अपनी अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ हैं।
ये सभी गर्लफ्रेंड्स 20 से 22 साल की थी, जो शायद ड्रग्स या पैसे के लिए इनके पास आई हूँ। एक के बाद एक मुझे मैसेज करती। इन्हें पता चलता तो मुझे बहुत मारा पीटा जाता। मैं सोचती कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो कभी किसी से बात करने की या कुछ जानने की कोशिश नहीं की, फिर ये भी सब कुछ जानने की कोशिश नहीं की। फिर ये सब क्यों हो रहा है? मेरा मायका जाना बंद करा दिया। ये गर्लफ्रेंड्स के साथ ड्रग्स लेते, उनकी बॉडी पर रहकर ड्रग्स लेते और वो मुझे ये बात बताती। मैं ये सोच नहीं पा रही थी कि इस सब से मेरा क्या संबंध, मुझे इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। शादी से पहले मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा भी करते हैं। मैंने अपने ससुर से बात की तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद ही मुझे पता चला कि शराब और ड्रग्स लेना इनकी रोज़ की आदत है। शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था। ये मेरे साथ नहीं थे, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ थे। मुझे इस बारे में कुछ पता चला तो फिर मुझे मारा पीटा गया। मैंने कभी इन्हें गर्लफ्रेंड से बात करने से रोका नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ बताऊंगी या फिर मेरे साथ मारपीट की जाएगी। हमारा रिश्ता ऐसा था कि ये सब फिज़िकल होने के लिए मेरे साथ होते थे, उसमें भी ज़बरदस्ती ही करते थे। मैंने न किया तो कभी उसका सम्मान नहीं किया गया। मैं ना करती तो इतनी ज़ोर से मेरा गला दबाया जाता कि मैं सांस तक नहीं ले पाती थी। सबको पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन परिवार के किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मुझसे कहा जाता कि उसे जो करना है वो करेगा, मुझे ही सहना पड़ेगा। रात भर मैं प्रताड़ित होती और दिन भर घर का काम संभालती। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे पति ही गलत हैं, फिर लगा कि इस सब में सब शामिल है। मेरे लिए सबसे दर्दनाक यह था कि परिवार का कोई भी महिला मेरी मदद के लिए आगे नहीं आई। उस घर में मेरी हमउम्र नंदे और लड़कियां थीं। उन्होंने भी कभी मेरे दर्द को नहीं समझा। शिकायत करने पर ससुराल वालों ने इसे कुंडली का दोष बताया और मुझसे कहा कि किसी ने जादू टोटका किया है। इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद मैंने एक बार अपने ससुर जालम सिंह से हिम्मत करके उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब राजनीति में होता है। ससुराल छोड़कर मायके आने के बाद पहली दिवाली पर मैं अपने मायके में ससुराल वालों को घर पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं आया। मैंने अपने ससुर से तलाक के लिए कहा तो उन्होंने मुझे धमकी दी और इस बार तो तुम्हारी जुबान पर तलाक का नाम आ गया है, आगे से आया तो तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ पता नहीं। एक दादी थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह कहती थी कि तू यहाँ रहेगी तो मर जाएगी, यहाँ से भाग जा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं दरवाजे की तरफ उम्मीद से देखती थी कि कोई आए और मुझे इस नरक से निकाल ले। जब मुझे लगा कि अब मैं यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊँगी और मेरे पति ही मुझे मार देंगे, तो मैंने बहुत हिम्मत करके अपने भाई को अपने ससुराल बुलाया। सिर्फ अपनी डिग्री और दस्तावेज ली और शादी के 12 महीने बाद एक दिन मौका पाकर उससे हमेशा के लिए निकल गई। मेरे पूरे जिस्म पर जख्म थे। मैं इतना कमज़ोर हो गई थी कि बिना सहारे के खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरे चेहरे पर भी निशान थे। मेरी माँ ने ये सब देखा तो बहुत दुखी हुई। मैंने घर पहुंचकर जब 2 दिन तक बस सोती रही। मैंने जब अपने पिता को ये सब बताया तो वो बुरी तरीके से टूट गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये सब हुआ है। वो खामोश हो गए, सिर्फ इतना ही कहा कि जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं 1.5 साल अपने मायके में रही, फिर हिम्मत करके नौकरी करने दिल्ली आ गई।
अब मैं एक छोटी सी नौकरी कर रही हूँ और किसी तरह से इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी माँ अब अवसाद में है और पिताजी बीमार है। मेरे खराब रिश्ते का उन पर गहरा असर हुआ है। मैं उनका ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे शादी के बाद ये पता चला कि मेरे पति मोनू सिंह की 45 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास करने के भी आरोप शामिल हैं। मुझसे उनकी एजुकेशन के बारे में भी झूठ बोला गया था। महिलाओं की समाज सेवा के नाम पर वह उनकी अस्मत से खिलवाड़ करते थे। अब मैं अकेले दिल्ली में रहकर नौकरी करती हूँ और अदालत में तलाक के लिए लड़ रही हूँ। मैं बहुत हिम्मत करके अपनी कहानी बता रही हूँ। मेरी इस कहानी में से आप लोग विचलित तो हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा और हमारे समाज का सच है। मैंने नरसिंहपुर में अपने ससुराल वालों के खिलाफ अपने उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न व अपने साथ हुई घरेलू हिंसा के बारे में कई बार FIR कराने की कोशिश की। मेरी शिकायत तो ली गई, लेकिन उस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से संदेश दिए और अपने मामले की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन सबने नज़रअंदाज किया। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और लिख कर पूछा कि क्या हम इस देश के कानून